हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम तरल क्रमीय प्रारूप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड जो मॉडल था वो किसने दिया था? सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। सन कितने सन में दिया था इसका? सन कौन सा था ये? 1972। ठीक है, तो ये क्या था? प्रारूप नमूना था। वो जो फर्स्ट नमूना डेनियल टेबलसन ने दिया था वो तो फेल हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे वो थे सिंगर और निकोल्सन। इन्होंने सन 1972 में तरल क्रेमीर प्रारूप जो नमूना दिया था, और है ना, क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये सर्वमान्य प्रारूप था। ठीक है, वो पहले वाला फेल हो चुका था, फिर ये उसके बाद जो सबसे सही जो मॉडल था वो इन्होंने दिया था, सिंगर तथा निकोल्सन ने। उन्होंने क्या बताया था कि एक चाशनी के जैसे, ठीक है, चाशनी के जैसे क्या थी उनकी फ्लूइड था, उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे गुलाब जामुन के जैसे, ये जो दिखाए गए हैं यहाँ पे, है ना, गुलाब जामुन के जैसे हिमखंड हो सकते हैं। ये प्रोटीन के घोल में, चाशनी या फिर शक्कर का घोल जिसे हम कह सकते हैं, उसमें ये तैरते रहते हैं। ठीक है, लिपिड का हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो बाइलेयर संरचना होती है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन आंशिक रूप से धंसे हुए होते हैं, जैसे ये है। ठीक है, कुछ ये आंशिक रूप से, ये पूर्ण रूप से धंसे हुए होते हैं, है ना। कुछ ऊपर होते हैं झिल्ली पे ऐसे, जिन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड की जो अर्ध तरल प्रकृति होती है, कैसे फॉस्फोलिपिड कैसा होता है? अर्ध तरल प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? प्रोटीन की जो बाइलेयर संरचना होती है ना, उसके कारण ये पार्श्वीय गति कर पाता है। ठीक है, और ये जो तरलता होती है वो उसको, ये जो फ्लूइड होता है जो उसके अंदर लिक्विड होता है, इसकी वजह से ये तरलता प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? अब हम कोशिका झिल्ली के कुछ कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या है इसमें? कोशिका झिल्ली के कार्य में हम सबसे पहला कार्य पढ़ेंगे कि कोशिका वृद्धि। ठीक है, कोशिका की वृद्धि क्या करती है? सेल ग्रोथ करती है, फिर कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, ये अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण भी करती है। ठीक है, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करती है, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करती है। ठीक है, और क्या करती है सेल? ये अंतःकोशिक, है ना, एंडोसाइटोसिस को भी, ये दिखेगा नहीं आपको, मैं हटा देती हूँ, एंडोसाइसिस, है ना, और ये सिक्रेशन भी करती है। ठीक है, तो ये इनके तरल प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं? ये तरल प्रकृति को। ठीक है, अब झिल्ली को आर पार परिवहन के आधार पे हमने उन्हें कुछ तरीकों में बांटा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका विसरण। ठीक है, विसरण और सुसाध्य विसरण। ठीक है, परासरण और आपका, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, आपका ये विसरण हो गया, सुसाध्य विसरण, परासरण और आपका सक्रिय परिवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं? तो हम इसे कोशिका झिल्ली के कार्य देखते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य क्या होते हैं। ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किस तरह से? ये अंतःकोशिक होता है और बहिकोशिक, ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, बहिकोशिक में क्या होता है? आपका कोशिका का वमन होता है। ठीक है, ये स्रावण और उत्सर्जन दोनों कार्य करते हैं। फिर जो अंतःकोशिक होते हैं ये क्या करते हैं? पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं, ना। ये कोशिकायसन होता है और कोशिका का यापन होता है ना। तो ये क्या क्या होता है? पिन्नोसाइट और फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स में क्या आता है? ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, फेगोसाइट्स में ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होगा। और कोशिका पिन्नोसाइट में क्या होता है? द्रव का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं, हम पेंसिल से टिक करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा पतला करते हैं। ओके, कोशिकाएं में क्या करते हैं हम? स्रावण आता है और उत्सर्जन आता है। ठीक है, तो ये स्रावण में क्या करती है? एंजाइम या कोशिका से बाहर, है ना, एंजाइम इत्यादि को कोशिकाओं से बाहर जाना होता है, तो ये क्या? सिक्रेशन करती है। ठीक है, फिर उत्सर्जन में कैसे? जो नाइट्रोजनी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर भेजना भी, ठीक है, ये कोशिका वमन का कार्य होता है, तो ये कोशिका से बाहर भेजती है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन। ठीक है,
कि जो परिवहन कैसे होता है, जो हमने बताए थे आपको कि परिधि आंशिक परिधि है ना, जो पूर्णभूत थे उन्हें हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, किन किन विधि से निकालते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका निष्क्रिय परिवहन। तो इसमें क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है कि ये विषण डिफ्यूज़न करती है ना। इसमें क्या होता है, ऊर्जा की किसी भी तरह की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और ये परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर जो आपका सुसाध्य पराशरण आता है, ठीक है, सुसाध्य विषण आता है और फिर आपका पराशरण आता है। तो निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका जो विषण भी होगा वो बिना ऊर्जा के होगा। सुसाध्य विषण होगा, उसमें भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और जो पराशरण है ऑस्मोसिस, जिसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो आपका विलायक प्रवेश करता है वो आपका पराशरण होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके सक्रिय परिवहन पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जैसे कि ये है आपका, ये आपकी एक झिल्ली है, ठीक है। इससे हमें प्रोटीन को यहाँ से यहाँ भेजना है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे कम सांद्रता है, ठीक है, और यहाँ पे उच्च सांद्रता है। अब हमें इसे उल्टे भेजना है, तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भेजना है, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी और कुछ प्रोटीन पम्प्स की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि ये उच्च सांद्रता से हमें निम्न सांद्रता की ओर जाना है, ठीक है। तो उच्च सांद्रता से निम्न की ओर क्या होता है, ऊर्जा की, उच्च से निम्न की ओर हम जाते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और परिवहन में प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है कि ठीक है, प्रोटीन के थ्रू इस साइड चले जाते हैं। लेकिन आपका जो सक्रिय परिवहन में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी, साथ में परिवहन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी होगी, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम कोशिका झिल्ली में उपस्थित पूर्ण रूप से धसे हुए अंगभूत प्रोटीन। सामान्यतः क्या होते हैं, जल स्नेही अणुओं के परिवहन में सहायक होते हैं। अब जल स्नेही परिवहन, जो जल से प्यार करते हैं जो अणु, उनके परिवहन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, परिवहन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चैनल, टर्नल या पंप कहते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, चैनल, टर्नल या पंप कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है, जो छोटे अणु होते हैं वो कैसे, अध्रुवीय अणु होते हैं, और जो बड़े अणु होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। अब अध्रुवीय क्या होता है, तो परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसे हम विषण कहते हैं, ठीक है। और जिसमें परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। जो छोटे अणु होते हैं ध्रुवीय अध्रुवीय अणु होते हैं, उसमें क्या होता है, परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। ये वैसे ही इसे हम क्या कह देंगे, विषण कह देंगे। लेकिन जब हमें परिवहन के लिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, जो बड़े बड़े अणु होते हैं जो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान को पार नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन भी अपने बीच से जगह देता है, फिर ये उसमें उसके थ्रू अंदर से जाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का होता है, ये होता है आपके उच्च सांद्रता वाले, ठीक है, सुसाध्य विषण हो जाता है, सुसाध्य विषण, और वो आपका निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना। फिर क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन भी यही होता है, जिनमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर सक्रिय परिवहन, इसमें क्या होता है, पंप प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, जैसे सोडियम पंप हो गया आपका, पोटेशियम पंप हो गया आपका, है ना, आयंस पंप हो गए, है ना, सोडियम पोटेशियम आयन पंप होते हैं, इनकी आवश्यकता ये बड़े अणुओं के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हम, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो हम जीवाणु की कुछ भित्ति के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव में क्या क्या भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो आपका जो बैक्टीरिया होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका जो आद्य जीवाणु होता है उसमें स्यूडोम्यूरिन की आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्यूडोम्यूरिन की इसमें जीवाणु जैसी नहीं होती। ये आद्य जीवाणु जो होते हैं वो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर बनाए रख सकते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया नहीं कर सकते, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। क्राइसोफाइट में सेल्यूलोज तथा सिलिका की कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। आपके डाइनोफ्लैजलेट में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। यूग्लिना में आप जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। और सब आपकी अवपंख परत होती है, स्लाइम लेयर जिसे हम कहते हैं, वो आपकी उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। फिर आपके जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें भी अनुपस्थित होते हैं। प्रोटोजोन्स में
प्रोटोजोन्स में 4 चीज़ें आती हैं आपका, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, कशावकीय प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, है ना, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। कवक में क्या होती है, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। शैवाल में जो होती है, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है शैवाल वाला, सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोज मेनोन्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पादप में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप में आपकी सेल्यूलोज प्लस हेमिलोज, है ना, हेमिलोज और पैक्टिन प्लस प्रोटीन, ये आपके पादप कोशिका की भित्ति होती हैं, ठीक है। और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति एज यूजुअल अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब हम कोशिका भित्ति के बारे में जूम करके देखते हैं थोड़ा सा ना, ये आपका कोशिका भित्ति बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, कोशिका भित्ति। अब यहाँ पे पेन नहीं चलेगा तो आप ऐसे ही देखिए, ठीक है। ये क्या है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक प्लाज्मोडेस्माटा हमने जीवदंत तंतु बनाया ना, जीव द्रव्य तंतु बनाया। ये क्या करता है, समीपवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ने का काम करता है। जो यहाँ से जो जीव द्रव्य जाएगा, है ना, ये यहाँ से ये जीव द्रव्य को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, इसमें जो प्राथमिक आपकी जो भित्ति होती है ना, पेन हम थोड़ा सा और थिन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है आपकी, वो कैसी होती है, सबसे बाहर होती है, ठीक है, और कोमल होती है। तो ये सबसे प्रारंभ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, लचीली होती है ना, और वृद्धि तथा विभाजन, जैसे जैसे ये कोशिका वृद्धि करती है ना, और विभाजन करती है, तो ये उसमें सहायता करती है, ठीक है। ये मेरिस्टेम तथा पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो बीच का जो भाग होता है, हम इसे बोलते क्या है, मध्य पटलिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे, मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। अब ये मिडिल लैमेला करती क्या है, तो ये समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये क्या करती है, समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को जोड़ती है, ठीक है। ये मुख्यतः किस चीज़ की बनी होती है, ये तो ये आपकी कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। फिर जो आपकी सेकेंड जो कोशिका भित्ति होती है, आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर होती है पहले तो ये, ठीक है। और जो आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो अंदर की ओर, हाँ, जो आपकी प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है, ये जो इस तरह से ऐसे कुछ संरचना बनी हुई है, जो सबसे अंदर वाली, उसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है। और प्राइमरी सेल वॉल की जो बाहर है, उसे हम द्वितीयक कोशिका भित्ति कहेंगे, ठीक है। ये द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है। तो ये क्या होता है, ये प्रारंभ को क्या करती है, प्राथमिक भित्ति के बाद बनती है ना। फिर ये कैसी होती है, अधिक दृढ़ होती है, और ये विभाजन में बिल्कुल सहायता नहीं करती, ठीक है। विभाजन के लिए आपकी प्राथमिक सेल वॉल जो है वो सहायता करती है। तो जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है, वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो घटती जाती है, और आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो बनती जाती है, ठीक है। तो हम पादप कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि पादप कोशिका के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो कार्य में हम देखते हैं कि इसका कार्य क्या है, दृढ़ता, ठीक है। एक तो आपका इसका कार्य होता है, ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आकृति का निर्धारण भी ये करती है, ठीक है। थर्ड कार्य इसका क्या है, आकृति का निर्धारण, ठीक है। फिर ये क्या करती है, संक्रमण और यांत्रिक हानियों से भी बचाती है। ये पादप कोशिका के कार्य होते हैं। और क्या करती है, अवांछनीय पदार्थों तथा बृहद अणुओं के लिए यह अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर क्या करती है, ये इंटरेशन टू आउटर, ठीक है, मतलब आसपास की कोशिकाओं के संपर्क बनाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे कैसे मिटती जाती है, क्योंकि द्वितीयक सेल वॉल परिपक्व होती जाती है। तो जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती है, उसमें द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपकी द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है, और प्राथमिक कोशिका भित्ति का क्षय होने लगता है, ठीक है। मध्य पटलिका का पाया जाना क्या होता है,
एक बहुकोशिका की पहचान होती है। मध्य लैमेला जो मिडिल लैमेला जो आपको दिखाया था यहाँ पे, वो क्या होती है, किसकी पहचान होती है, बहुकोशिका की पहचान होती है। ठीक है, अब जो आपकी प्राइमरी कोशिका भित्ति होती है वो कब पर, वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कोशिका भित्ति होती है। तो आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसे याद करते हैं। ठीक है, इसे एज इट इज़, एक सेकेंड, आप याद कर सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड कोशिका भित्ति। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कच्चे फल तथा सब्जियां कठोर होती हैं। तो जो आपके फल जो होते हैं, जैसे आपका हो गया गुआवा, ठीक है, तो वो जो कठोर किस लिए होता है, वो इसलिए कठोर होता है क्योंकि उनमें जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो नष्ट हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल है ना वो कठोर हो जाती है, जिससे पकने के बाद यह कोमल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मध्य पट्टिका का अपचयन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अब ये पकने के बाद नरम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि नरम और मुलायम हो जाते हैं, जैसे हम खाते हैं तो बहुत मुलायम हो जाते हैं वो। ठीक है, तो कैसे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो मध्य पट्टिका होता है उसका अपघटन हो चुका होता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।